सोचो अगर संग जिन्वो एक फिश होता तो। मैं यहाँ कोई मजाक नहीं कर रहा, ये दरअसल सोलो लेवलिंग की एक पैरोडी मानवा की स्टोरी है जहाँ एक फिश खुद से लेवल अप करती है, जो काइंड ऑफ जिन्वो का मजाक उड़ाना हुआ। और सेम ऐसे ही कुछ और एनिमेस को आज हम देखने वाले हैं जो कई सारे फेमस एनिमे की पैरोडी करते हैं। और इसमें से पहला है ओसोमात्सु-सान, जो कि 1988 के एक कॉमेडी एनिमे ओसोमात्सु-कुन का सीक्वल है, जिसमें एक जैसे दिखने वाले 6 भाई होते हैं जो सब मिलकर कुछ न कुछ कॉमेडी करते रहते हैं। और इसे तुमने जरूर से एक बार तो हंगामा पर देखा ही होगा। और अब यही भाई इसके सीक्वल में बड़े हो चुके हैं और फिर से कॉमेडी करने लगते हैं, लेकिन इस बार अटैक ऑन टाइटन और नारुतो जैसे बड़े एनिमेस की। जो देखना हम फैंस के लिए तो काफी ज्यादा फनी था, बट इसी चीज की वजह से ये एनिमे एक बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाता है, क्योंकि इसका जो ये एपिसोड 1 था जिसमें वो इन सारे एनिमेस की पैरोडी करता है, ये सीन्स इतने ज्यादा मैच कर रहे थे इनके ओरिजिनल सीरीज से, जिसकी वजह से ओसामात्सु पर एक लॉसूट फाइल हो जाता है। और मुझे तुम्हें बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि जापान का कॉपीराइट लॉ किस तरीके से काम करता है। इनके लॉज में बाकी कंट्रीज की तरह कोई फेयर यूज पॉलिसी ही एग्जिस्ट नहीं करती है। अगर तुम्हें किसी और के एनिमे को दिखाना है तो तुम्हें उसके डिस्ट्रीब्यूट कंपनी से परमिशन लेनी पड़ती है, तब जाकर तुम उसे कहीं दिखा सकते हो। और ऐसा ही ओसोमात्सु के साथ भी हुआ। उन्हें इस फर्स्ट एपिसोड को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स और ब्लू रेज एंड डीवीडी से हटाना पड़ा, लेकिन अगर तुम अभी जाकर IMDb पर इसके एपिसोड लिस्ट को चेक करोगे तो तुम्हें वही बैन हो चुका एपिसोड भी दिखेगा, जो कि सीरीज का ऑफिशियली पार्ट अब तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ दिख रहा है। मे बी ये कोई ग्लिच हो, पर इसके बाद भी ये एनिमे रुकता नहीं है। अपने सीजन 3 में डीमन स्लेयर तक की पैरोडी करता है। पर गुड लक गर्ल, जैसा कि नाम से ही समझ आ रहा है, इस एनिमे की मेन कैरेक्टर एक लड़की साकुरा इचिको होती है, जिसके पास बाकियों से काफी ज्यादा लक होता है। मतलब कि अगर वो एनिमे में कुछ भी करती है, पहले तो वो चीज काफी इजी तरीके से हो जाती है, और दूसरी वो बाकियों से काफी अच्छी तरीके से करती है, जिसकी वजह से काइंड ऑफ वर्ल्ड में एक अनबैलेंस क्रिएट हो जाता है, जिसे खत्म करने के लिए खुद एक गॉडनेस मोमी जी आती है, ताकि वो साकुरा के लक को सील कर सके। और इसी चीज की वजह से एनिमे में काफी सारे फनी मोमेंट्स आते हैं, जहाँ हम इन दोनों की लड़ाइयाँ देखते हैं। और इसी में से एक होता है वो डेथ नोट वाला पैरोडी सीन, जहां उस गॉडनेस मोमी जी की पर्सनैलिटी अचानक से चेंज हो जाती है, और जो वो इतने टाइम से साकुरा के पीछे पड़ी थी, अब ये सब छोड़कर वो उसकी एक दोस्त बन जाती है, जो कि साकुरा को फिशी लगता है। शायद ये इसका एक प्लान हो सकता है, और वो उस पर एल की तरह डाउट करने लगती है, जैसे डेथ नोट में एल लाइट यागामी पर करता है। 私があなたから幸福エナジーを奪うと思うの？そんな人間に見えるの？思います。見えます。वेल ये रेफरेंस इतना ज्यादा सिमिलर था, तुम देख ही सकते हो। एनिमे का पूरा स्टाइल चेंज होकर डेथ नोट वाला हो जाता है, जिसे फैंस को देखने में काफी मजा आया। पर सर्वाइविंग एज अ फिश, इस मानवा को डायरेक्ट सोलो लेवलिंग की पैरोडी कहना तो सही नहीं होगा, क्योंकि सोलो लेवलिंग की थीम पर और भी कई सारी मानवास हैं, जो कि अपने आप में काफी फनी भी है। लेकिन हाँ, जो मानवा सोलो लेवलिंग के पावर सिस्टम का अच्छे से मजाक बनाती है, तो वो यही है। ये मानवा पब्लिश होती है 2022 में, जिसके टोटल 60 चैप्टर्स हैं। इसकी स्टोरी में हम एक बंदे यूशिन को देखते हैं, जो कि एक कॉर्पोरेट कंपनी में काम करता है, एंड एक दिन इसी कंपनी का बॉस यूशिन को मारने के लिए उसे एक लेक में फेंक देता है, जहां उसकी मौत होने ही वाली होती है। तभी उसके सामने एक विंडो पॉपअप हो जाती है, जैसे जिन्वो के साथ हुआ था कार्टन एंड टेम्पल में, जिसके बाद उसे कई सारे डेथ क्वेस्ट मिलते हैं, जिन्हें अगर जिन्वो पूरा नहीं करता तो वो मारा जाता। और यही सेम यूशिनो के साथ भी होता है। वो एक फिश बनकर अपने सारे क्वेस्ट को पूरा करता है। यहाँ उसके पास अभी भी एक इंसान बनने का ऑप्शन था, लेकिन इसके लिए उसे जिस लेक में अभी वो है उसके बॉस को हराना पड़ेगा। लेकिन इससे भी पहले उससे खुद को लेवल अप करना पड़ेगा, जो कि वो करता भी है। पर नो गेम नो लाइफ जितनी तेजी से लोगों के बीच में फेमस हुआ, उतनी ही तेजी से वो कंट्रोवर्सी में भी फंस गया। 2014 में रिलीज हुए नो गेम नो लाइफ में हम दो सिबलिंग की स्टोरी को देखते हैं, सोरा और शीरो, जो कि ऑनलाइन गेमिंग वर्ल्ड में एक अनडिफीटेड टीम थे। मतलब कि वो ऑनलाइन कौन सा भी गेम खेलते हैं, उसमें उन्हें हराना लगभग इम्पॉसिबल था। जिसके बाद ये एक दिन अचानक से एक फैंटेसी वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाते हैं, जिसका नाम डिसबोर्ड था। खैर, इस वर्ल्ड में अगर तुम्हारी किसी से भी लड़ाई हो जाती है तो तुम उससे फाइट नहीं करोगे, तुम उसे एक गेम में हराओगे, फिर चाहे वो लड़ाई दो लोगों के बीच में हो या फिर दो कंट्रीज में। वेल, इस एनिमे की फेमस होने की वजह इसकी स्टोरी नहीं, इसके पैरोडी सीन्स हैं, जैसे जोजो बिजार के 4th and 5 पार्ट का रेफरेंस।
と断ってやることだ。 और जोजो की वो आइकॉनिक गोगो वाली लाइन, और साथ ही ये डोरेमोन, नियोन जेनेसिस इवेंगेलियन, यूगी-हो, कैसल इन द स्काई एंड 2 जापानीज गेम्स के भी रेफरेंस हैं। लेकिन यहाँ पर सोचने वाली बात ये है, ये एनिमे कंट्रोवर्सीज में अपनी पैरोडीज की वजह से नहीं फंसता है। इसके लाइट नोवेल पर ट्रेसिंग के एलिगेशंस लगाए जाते हैं। मतलब कि जो इसके क्रिएटर यू कामिया थे, उन्होंने इसके लाइट नोवेल को बनाते टाइम किसी और नोवेल के पैनल्स का यूज किया था, जहाँ उसकी कलर ग्रेडिंग भी सेम रखी और कैरेक्टर पोजेस भी, बस उसे यू कामिया ने रीड्रॉ कर दिया। वेल बता दूं, ये सिर्फ एक एलिगेशन ही है, क्योंकि अगर ये सच होता तो यू कामिया के खिलाफ लीगल एक्शंस तक हो जाते हैं और ये सीरीज आगे कंटिन्यू भी नहीं होती। लेकिन इसके बाद भी ये एनिमे एक और कंट्रोवर्सी में पड़ जाता है कि इसके एनिमे में कुछ जगह एक दूसरे आर्टिस्ट का एनिमेशन यूज किया गया, जिसे बाद में मेड हाउस स्टूडियो ने माना भी और अपने ब्लू रेज एंड डीवीडीज में उस पार्ट को रिप्लेस कर दिया। बट अभी भी काफी सारे फैंस इस एनिमे को हेट करते हैं, क्योंकि इसमें जिस तरीके की फैन सर्विस दिखाई गई है वो बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। और इसलिए मैं भी चाहूंगा, अगर तुम एक बच्चे हो तो इस एनिमे को बिल्कुल भी मत देखना। पर गिनतामा, जो कि इंडिया में काफी अंडररेटेड है और वहीं वर्ल्ड वाइड ये अपनी अब्सर्ड कॉमेडी को लेकर बहुत ज्यादा फेमस है, और ये चीज तुम्हें इसकी माय एनिमे लिस्ट की रेटिंग से ही पता चल जाएगी। वेल, ये एनिमे किसी स्ट्रेट स्टोरी को फॉलो नहीं करता है, मतलब कि तुम इस एनिमे में हर जॉनरे की चीजें देखने वाले हो। इसमें अच्छी फाइट्स है, कॉमेडी है, रोमांस, यहाँ तक कि एडवेंचर भी है, जो कि इसे एक फुल पैक एंटरटेनिंग शो बनाता है। लेकिन इससे भी ज्यादा जिस चीज के लिए ये लोगों के बीच में फेमस है, वो है इसका एनिमे के ट्रेडिशनल रूल्स को रोस्ट करना, जिसमें से सबसे ज्यादा पॉपुलर एग्जांपल है इसके एपिसोड 224 का। इस एपिसोड की ओपनिंग जब खत्म होती है तो गिनतामा के सारे कैरेक्टर्स एक दूसरे से टकराकर गिर जाते हैं, और इसका ब्लेम वो एनिमेटर्स और प्रोडक्शन टीम पर डालते हैं, क्योंकि बार बार एक ही ओपनिंग को करने में गलती तो होगी। なんでオープニングの決めでこけちゃうんですか。仕方ねえだろう。23回も同じことやってりゃミスする時もあるだろう。 और साथ ही ये नारुतो, वन पीस, ब्लीच और ड्रैगन बॉल तक की पैरोडी करता है, और इन सब से कभी भी इस सीरीज को कोई लीगल इश्यू भी नहीं हुआ। लेकिन इसके साथ भी एक कंट्रोवर्सी है, जो कि गिनतामा के एपिसोड 232 की वजह से हुई थी, क्योंकि इसे लेकर रेन्हो मुराता को लगा, जो कि जापान की एक पॉलिटिशियन है, उन्हें लगा कि ये एपिसोड उन पर एलिगेशन लगा रहा है। पहले तो इस एपिसोड का जो आर्क है उसका नाम भी रेन्हो है, और जो कुछ भी इस एपिसोड में हो रहा है उससे इनकी इमेज खराब हो रही है, जिसकी वजह से ये एपिसोड टीवी पर फिर कभी भी नहीं दिखाया गया। बाकी अगर तुम्हें और कौन से ऐसे एनिमे के बारे में पता है जो दूसरे एनिमे की पैरोडी करता है, तो तुम मुझे उसका नाम कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। एंड अगर तुम्हें एक डार्क मांगा की स्टोरी देखनी है जिसकी बात इंडिया में अभी तो कोई भी नहीं कर रहा है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अनसेटलिंग है और उसका कोई ऑफिशियल इंग्लिश ट्रांसलेशन भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने उसे इस वाली वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तुम चाहो तो उसे देख सकते हो। बाकी सब्सक्राइब और हाइप करना तो भूलना ही मत।